हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका By स्वागत है एस.के. हुसैन सर। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट और तीसरा वीडियो पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसकी इफेक्ट का कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, उससे क्या फ़ायदा नुकसान है, इसको पढ़ेंगे। और इसी में जो हम अपने घर में या और कहीं बड़े पैमाने पर जो वायरिंग होती है पैरेलल में, वो कैसे रहती है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फिजिक्स का 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो होगा। और वैसे जो हम शुरू से बतला रहे हैं कि बेसिक के बाद पढ़े थे कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसके बाद पढ़े थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद फिर जो वीडियो होगा वो देखते रहिएगा। जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो लास्ट पॉइंट है चैप्टर मेरा, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हीटिंग इफेक्ट, क्या उसका इफेक्ट होता है हीट का, और इसका क्या हम यूज करते हैं, इससे क्या फायदा नुकसान है, ये कैसे होता है, ये सब अभी देखिए। और वायरिंग वाला भी इसी में अभी दोनों लास्ट वीडियो इसमें खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें हम एक प्रूफ करते हैं कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये जो फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, तो ये बहुत जरूरी फॉर्मूला होता है। इस पर न्यूमेरिकल बनाया जाता है और ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो उसका डेरिवेशन है वो अभी हम बतला देते हैं, लेकिन कम से कम इसमें दो चीज हमेशा याद होना चाहिए। एक Q बराबर H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल में होता है। एक फॉर्मूला याद रखना है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक चीज याद रखना है कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। बस दो चीज कम से कम याद जरूरी है इसमें रखना। और जो कुछ है उसको सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीज याद रखना जरूरी है। देखिए इसका डेरिवेशन कैसे है इसको देखिए। देखिए इस पॉइंट पर मान लिया ए पर और बी पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां भी V है, और करंट इस R रेजिस्टेंस को पार करके जा रहा है। तो डेल्टा T टाइम में, अब देखिए T टाइम लेते या सबसे छोटा टाइम डेल्टा लगा देने से बहुत छोटे चीज पर विचार करना होता है। तो डेल्टा T टाइम में मान लिया कि A से एंट्री करने वाला चार्ज, ए से जो चार्ज एंट्री कर रहा है वो कितना चार्ज होगा, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो IT ए से बी तक जाने में एनर्जी लॉस कितना होगा, तो ए से जो बी तक आएगा करंट, तो एनर्जी तो लॉस होगा कहाँ, इसके वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो एनर्जी लॉस कितना वर्क करेगा और उसका एनर्जी कितना लॉस हो जाएगा। तो डेल्टा W बराबर, अब देखिए लॉस होगा इसलिए माइनस, अब यहां V, तो V के बदला में दोनों V लिख दिया है, VB माइनस VA, और IT, तो I डेल्टा T। तो अब देखिए I डेल्टा T, इसको हम एक के जगह पर लिख दी है VAB। यही एनर्जी, इतना ही एनर्जी डेल्टा T टाइम में हीट के फॉर्म में अंतरित होता है। अब देखिए ओम्स लॉ से I बराबर होता है V बाई आर, तो वही I बराबर V बाई आर। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, तो इसके लिए वर्क पे कितना हो गया, डेल्टा W बराबर I है ना, I डेल्टा T, देखिए IT आई आर, तो इसमें होगा कि आई स्क्वायर आर डेल्टा टी,
इसमें लिख देंगे Q बराबर या H बराबर भी लिखा रहता है I स्क्वायर आर टी, ये जूल में होगा, ये इसका डेरिवेशन था। अब हम देखते हैं कि शक्ति पावर, हीट पावर के बारे में देखेंगे तो पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। तो देखिए वर्क बाई टाइम, तो वर्क बाई टाइम कीजिएगा तो हो जाएगा आपको आई स्क्वायर आर जूल पर सेकंड। तो P बराबर आई स्क्वायर आर पावर, पावर का यूनिट होता है वाट, शक्ति का यूनिट वाट होता है। तो P बराबर आई आर, इसको दो बार लिख दिए हैं ऐसे अलग अलग करके आई आर आई। अभी ए बी एक ही साथ लिखे हैं आई इंटू वर्क डब्ल्यू। अब देखिए अगर देखिए Q जो है वो आई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, क्या है कि प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा चार्ज जाएगा उतना ज्यादा करंट रहेगा। इसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है Q, जब रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रहे तब। यही Q प्रोपोर्शनल होगा R का जब I और T कांस्टेंट रहे तब, और यही Q प्रोपोर्शनल होगा T का जब I और R कांस्टेंट रहे तब। यदि हीट को कैलोरी में हम नापते हैं तो H बराबर Q बाई, अब देखिए ये 4.2, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2, मतलब 0.24 आई स्क्वायर आर टी कैलोरी। तो यहाँ एक चीज याद रखना है कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब देखिए इसमें कुछ बात सब है, एक सेकंड में जितना करंट एनर्जी का यूज होता है, एक सेकंड में जितना करंट एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसको उपकरण में लगा हुआ करंट का पावर कहते हैं। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, W बराबर वी आई। अब देखिए यदि बल्ब पर 220 वोल्ट और 40 वाट लिखा हुआ है, लिखा रहता है बल्ब सब पर, देखिएगा लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ लिखने का, इतना लिखने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि प्रति सेकंड, हर एक सेकंड 40 वाट करंट एनर्जी हमारा बल्ब ले रहा है, उतना मीटर उठ रहा है। 1 किलोवाट को 1 यूनिट करंट एनर्जी हम कहते हैं। 1 किलोवाट आवर, यही 1 BOT मतलब के बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहलाता है। कितना के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब देखिए इसका जो यूज हम करते हैं हीट का, करंट जो बनता है वह कहाँ कहाँ कैसे होता है? देखिए बिजली के हीटर में, तो बिजली का जो हीटर होता है ठंडे के टाइम में होता है, वो हीटर चलाता है, उसमें नाइक्रोम, देखिए कोई तार लगा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो गलिए जाएगा। तो बिजली के हीटर में नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम से बनता है नाइक्रोम, एलॉय है, उसके तार का, नाइक्रोम के तार का सर्किल कुंडली जो है उसमें देखिएगा इस तरह से फैली हुई रहती है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसका रेजिस्टेंस जो है नाइक्रोम का बहुत ज्यादा होता है और ये जल्दी गलता भी नहीं है। जब गलेगा नहीं तो धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? बहुत ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, गलेगा भी नहीं, खूब ज्यादा गर्म हो जाएगा, लाल हो जाता है और काफी हीट हमको देगा। तो बॉयलर में, टोस्टर में, बिजली रेडिएटर में, उस सब में भी इसी तरह का प्रोसेस बना हुआ रहता है, इसी तरह का हो रहता है। अब बिजली की स्थिति में देखिए आयरन जो करते हैं बिजली का, एक तो कोयला वाला आता था पहले, अब लोग बिजली के आयरन का यूज करता है। तो बिजली की स्थिति में उसमें अभ्रक की पत्ती, उस पर नाइक्रोम का तार लपेटा हुआ रहता है। तो देखिए अभ्रक का की पत्ती नीचे रख दिए, बीच में नाइक्रोम का तार, फिर अभ्रक की पत्ती उसको एक
लोहा से आयरन से कस देते हैं। और ये भी इसमें नाइक्रोम का तार है, ये भी गलेगा नहीं और ये भी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब लाल होगा तो उसके गर्म की वजह से जो आयरन है वो गर्म होगा। जब गर्म होगा तो उससे आयरन करना आसान होगा, उससे आयरन हो सकता है, उसी से आयरन करते हैं। उसी तरह से बिजली के बल्ब में, बिजली का जो बल्ब होगा उसमें देखिएगा कि पतला टंगस्टन का, देखिए डब्ल्यू है टंगस्टन, टंगस्टन का एकदम पतला चारों तरफ बराबर डायमीटर से फैला हुआ बल्ब को देखिए। बल्ब को देखने से कोई बल्ब लाए और 2 दिन में फ्यूज हो गया और जाकर कहते हैं कि कैसा नहीं दिया, खराब नहीं लेंगे, हटा, अच्छा बल्ब दे। तो वो कैसे समझेगा कि कौन अच्छा है, कौन तुरंत फ्यूज हो जाएगा, कौन ज्यादा दिन तक चलेगा, ये सब आप कैसे समझेंगे? तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि बल्ब देखिएगा नीचे तो रहता है उसका टीन का लगा हुआ और चारों तरफ शीशा रहता है, अंदर में जो रहता है तो देखिएगा वो जो टंगस्टन का बना हुआ जो घुमा हुआ रहता है ना, देखिएगा छोटा छोटा, मतलब कि इस तरह से जो गोल है, अगर उसका डायमीटर बिल्कुल ठीक बराबर है, वो गोलाई उसकी बिल्कुल गोल है, तो वो ज्यादा दिन तक वैसा बल्ब चलता है। तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन का पतला और बराबर डायमीटर का ही वायर तार का कुंडली चारों तरफ रहता है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो बल्ब में देखिएगा फिलामेंट तो बराबर चारों तरफ रेडियस से एकदम गोल है, वही लीजिएगा, ज्यादा दिन चलेगा। और ये बल्ब के अंदर में रहता है, देखिएगा बल्ब के अंदर में रहता है। अगर बल्ब में शीशा नहीं लगाया जाए, ऐसे ही चलाया जाए, तो ये हवा के कारण वो क्या होगा, ये इस हवा के कारण फिलामेंट जो है टूट जाएगा, भंगुर होगा, चूर-चूर हो जाएगा। तो इसके चलते बल्ब के अंदर जो ये हवा है निकाल करके उसके अंदर इनर्ट गैस भर दिया जाता है। इसलिए बल्ब के अंदर में फिलामेंट होता है, जिस बल्ब में उसमें इनर्ट गैस भी भरा हुआ रहता है और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी तो ज्यादा रहेगा। तो अब देखिएगा कि उसमें अगर ये हवा रहेगी तो या इनर्ट गैस नहीं भरे रहेंगे तो क्या होगा। बल्ब में अगर हम फिलामेंट को अंदर नहीं रखें, बाहर ही रखें, मतलब उसमें शीशा नहीं लगाएं, तो इस हवा में खुला में बह जाएगा और उसमें करंट भेजना शुरू कर दें कि बल्ब जले। तो जलेगा, क्या होगा कि जैसे वो गर्म होगा तो इस हवा से ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, होकर के वह टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, चूर-चूर हो जाएगा। इसीलिए उस फिलामेंट को बल्ब के अंदर से इस हवा को निकाल के इनर्ट गैस भर दिया जाता है। इनर्ट गैस सब क्या होता है वो मालूम होगा, केमिस्ट्री में जाने होगी। और इनर्ट गैस में रखने पर या तो ऑक्सीडाइज करता नहीं है, भंगुर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और बल्ब से जो हीट लॉस होता ज्यादा से ज्यादा वो भी नहीं हो पाता है किसी प्रोसेस में, हीट लॉस भी नहीं होगा। अगर हीट लॉस नहीं होगा तब बल्ब जो है ज्यादा तेज चमकेगा, ज्यादा रोशनी देगा। इनर्ट गैस रहने से एक और फायदा है कि टंगस्टन जो है वह वेपोराइज नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, ये सब गैस रहेगी ना, ये हवा रहेगा ना, तो वेपर बनेगा, भाप बन के अंदर से कार में देखिएगा ठंडा के टाइम में सारा शीशा बंद रहता है ना, तो अंदर से वो बैठ जाता है पानी का एक लेयर, इसको साफ करते रहना पड़ता है, या एसी चलाते हैं तब फिर वो ठीक होता है। उसी तरह से इनर्ट गैस उस बल्ब में रहने से एक और फायदा है कि टंगस्टन जो है वाष्पित नहीं होगा, अंदर से पानी की बूंद अंदर में बैठ नहीं जाएगी और धुंधला देखने में नहीं लगेगा। नहीं तो धुंधला लगता तो रोशनी क्या आती,
अब देखिए बिजली का जो फ्यूज होता है उसके बारे में तो जानते होइएगा। ये फ्यूज जो होगा तो सीरीज में या पैरेलल में कहीं भी जब हम यूज तो होगा लेकिन सीरीज में ज़्यादातर लगाते हैं, तो इसमें लगाने में घर में जोड़ेंगे या कहीं भी जोड़ देंगे तो फ्यूज में देखिए होइएगा कि इधर इस तरह से बना रहता है, सिर्फ एक तार ये वाला उसमें रहता है। ज्यादा करंट आएगा तो तार पतला रहता है, ये नहीं कि खूब मोटा तार दे दें कि पूरा का पूरा जल जाए लेकिन ये वाला तार नहीं जले। तो इतना पतला होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ताकि जैसे ज्यादा करंट आए यही जल जाए गल जाए, बस सीरीज टूट जाए। तो टूटेगा तो करंट थोड़े पार होकर हवा को जाता है, तो ज्यादा करंट आएगा तो यही टूट के बाद खत्म हो जाएगा, अंदर का सब कुछ बच जाएगा। वही तो फ्यूज होता है, सुरक्षा का युक्ति, सेफ्टी डिवाइस है। तो उसी बिजली के फ्यूज को देखिए, सर्किट में अगर करंट इंटेंसिटी एक बैग बहुत ज्यादा आ जाएगा तो सारे उपकरण ज्यादा करंट से ज्यादा गर्म हो जाएगा। ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, वो बल्ब की तरफ थोड़ा चमकेगा, उसमें आग लग जाएगा और सब कुछ जल जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसी से बचने के लिए जहां तहां फ्यूज को हम सीरीज श्रेणी में जोड़ देते हैं। तो फ्यूज जो होता है वो टीन और कॉपर के मिश्र धातु मिश्रण का अलॉय है, उसी का बना होता है, उसी का तार लगाते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे गर्म हुआ कि तुरंत वो पिघल गया, जल गया, गल जाते हैं और सर्किट टूट गया तो करंट जाएगा नहीं, तो आगे सब कुछ नुकसान होने से बच जाएगा, आग नहीं लगेगा और करंट रुक जाता है। कहे कि इसका फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तब ये पहले गल जाता है, पिघल जाता है। फ्यूज देखे हुए ज्यादातर कि चीनी मिट्टी का प्लेट का बना हुआ रहता है, लेकिन टेप, रेडियो, टेलीविजन इस सब में जो फ्यूज लगता है वो शीशे के नली का, इतना बड़ा दिखेगा, शीशे के नली का उसी के अंदर में रहता है, उस टाइप का वो फ्यूज हुआ। फ्यूज जो है सेफ्टी का, सुरक्षा का काम करता है, ये मालूम ही है। ठीक, चीनी मिट्टी देखिएगा ना, चीनी मिट्टी का जो एक बर्तन भी आता है। एक मेरा दोस्त था, एक बार उससे हम गए थे मिलने के लिए, तो वो कहा था कि मतलब कोई काम नहीं करता था, वो मांगता था, भिखारी था। तो हमको लगा कि भिखारी है, लेकिन जब उसे घर पे गए तो देखे वही चीनी मिट्टी का प्लेट निकाला था, उसमें हमको खाने को दिया था और उसको मालूम चला कि उसकी कितनी टेम्पो भी चलती है। तो चीनी मिट्टी का जो प्लेट सब भी आता है उसी से फ्यूज ज्यादातर बना होता है। इस वाला टेप रेडियो सब के अंदर का नहीं, टेलीविजन के, उसका तो शीशा का रहता है गोल इतना बड़ा। अब देखिए, अब इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की रूपरेखा। देखिए कहां करंट बना, कैसे बना, कैसे कैसे होते हुए हमारे घर तक आया, इसी के बारे में कुछ बात सब है, इसको देखते रहिए। तो अभी देखिए, करंट पानी से, कोयला से, इससे बनता है। जहां बनता है वहां तो बहुत ज्यादा उसका पावर इंटेंसिटी रहता होगा। तो विद्युत आपूर्ति जो पूरा व्यवस्था है उसका रूपरेखा देखिए कैसे कैसे कहां से रहता है। देखिए, भारी थर्मल पावर स्टेशन जहां बनता है वहां रहता है 2,75,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा हो गया। तो वहां से क्या किया जाता है, वहां से सीधा हमको घर में तार दे देगा सब जल के खत्म है ना, देगा। तो वहां से देता है ग्रिड स्टेशन को, कहिए वहां कितना, बहुत ग्रिड स्टेशन को दे दिया, ग्रिड स्टेशन बहुत होता है तो सबको दिया, तो एक एक को देता है इतना 1,32,000 वोल्ट। ग्रिड स्टेशन क्या करता है कि मुख्य वितरक स्टेशन उसको देता है 22,000 वोल्ट पर। अब मुख्य वितरक स्टेशन क्या करता है कि उस 22,000 वोल्ट को एक तो दे दिया बड़े बड़े उद्योग को, वो अपना ट्रांसफार्मर रखे रहता है, अपने हिसाब से काम करता है। एक क्या करता है, एक तरफ दे देता है फिर मीडियम सब स्टेशन को 11,000 वोल्ट।
अब मीडियम सब स्टेशन क्या करता है, उस 11,000 वोल्ट को हल्का उद्योग, छोटा छोटा उद्योग को दे देता है, अपने ट्रांसफार्मर मोड के हिसाब से अपना काम करता है। और दूसरे तरफ फिर ये जो है मध्य सब स्टेशन ये देता है वितरक, बांटने वाले सब स्टेशन को ये कितना पर देता है, 440 वोल्ट और 220 वोल्ट इतना पर देता है। अब ये 440 वोल्ट या 220 वोल्ट को 440 वाला पंप या मोटर के लिए दे देता है। अब फिर ये जो वितरक सब स्टेशन है ये लोकल स्टेशन को दे देता है, और लोकल स्टेशन जो है हमको 220 वोल्ट बना करके हमारे घर पर इस्तेमाल करने के लिए देता है, तब हम हमारे घर तक आता है। बड़े बड़े शहर में या विदेश में हम नहीं सुने हैं आज तक कि कोई आदमी करंट लगने से मर गया। उस समय जो तार ले जाया जाता है जमीन के अंदर से ले जाया जाता है, और छोटे छोटे जगह पर देखिएगा कि खुला हुआ तार ले जाएगा, कोई छू दिया, कोई सट गया, कुछ हुआ तो मर गया। तो घरेलू यूज के लिए तो हमको कम करंट चाहिए, तो कितना चाहिए, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा द्वारा हम मेन लाइन से एनर्जी इतना ही लेंगे। इस अरेंजमेंट में, इस व्यवस्था में जो सोर्स है जहां से हमको करंट मिल रहा है उसके ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का डायरेक्शन, दिशा जो है वो प्रति सेकंड, हर सेकंड 50 बार बदलेगा, बदलता ही है एसी में। अब देखिए हीटर, फ्रिज, इस्त्री, इस सब के इस्तेमाल में तो ज्यादा करंट चाहिए, तो इस सब के यूज में 5 एम्पियर से ऊपर वाला करंट मेन लाइन से हम लेते हैं, ली जाती है। तो एक ही तरह का अगर हम लाइन अपने घर में बनाते हैं 5 एम्पियर वाला, वही का ज्यादा यूज होता है, और उसी से सब कुछ चलाएंगे, तो जो ज्यादा करंट लेने वाला है हीटर, इस्त्री, ये सब क्या करेगा, उसको गला देगा। तो इसके लिए हम 2 लाइन बना लें। अगर 15 वोल्ट वाला, 15 एम्पियर वाला अगर हम बना लेते हैं, एक ही रखते हैं, तो उसमें हम होगा कि करंट हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस जाएगा, इसलिए हम 2 रखें तो अच्छा होगा। एक 5 एम्पियर वाले पे चलाएं, एक 15 एम्पियर वाले पे चलाएं, तो घर में ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसके यूज के लिए, इस सब यूज के लिए, हीटर, फ्रिज, इस्त्री सब के यूज के लिए 1 किलोवाट की कोटि का हाई पावर एनर्जी करंट की जरूरत होती है। इसीलिए हाई करंट का सर्किट अलग बनाना चाहिए जो 15 एम्पियर की धारा हमको दे सके। इसे ही पावर लाइन कहते हैं। 15 एम्पियर का धारा देने के लिए अलग से लाइन बनाएंगे जिसमें ज्यादा हाई वोल्टेज वाला, हाई करंट का यूज होकर के हीटर, फ्रिज, इस्त्री सब चल सके, उस तरह के लाइन को हम पावर लाइन कहेंगे। और 5 एम्पियर वाला जो है छोटा, कम करंट लेके चलने वाला चीज सब, बल्ब से जलेगा, पंखा से चलेगा, उस सब चीज को हम, उस तरह के लाइन को हम डोमेस्टिक लाइन कहते हैं। 2 तरह का लाइन घर में होगा, पावर लाइन और डोमेस्टिक लाइन, या बड़े बड़े जगह पर पावर लाइन या घर में डोमेस्टिक लाइन, उस तरह से हो सकता है। देखिए घरेलू वायर में 3 तरह का तार होता है। एक होता है गर्म या लिविंग तार कहते हैं, एल, वो लाल कलर का होता है। एक होता है ठंडा तार या उसको न्यूट्रल, एन, काला कलर का होता है। एक होता है अर्थ, ई, वो हरा रंग का, ग्रीन कलर का होता है। तो इसे हम 3 करोड़ वाला केबल कहते हैं, तीनों तार एक ही में रहता है। अब देखिए सोर्स से, जहां से धारा आ रही है उसको सोर्स कहेंगे। तो सोर्स से जो अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा एसी, वो एल से होती हुई, मतलब के गर्म तार से होती हुई, एन से मतलब के ठंडे तार से लौटती हुई, जाती हुई मानी जाती है। ई जो है अर्थ वाला तार, हरा रंग का, ये जमीन में 5 मीटर तक होना चाहिए, कम से कम 5 मीटर तक मेटल प्लेट, अंदर में मेटल प्लेट से जुड़ा हुआ, अंदर में गड़ा हुआ रहता है। अब जो अर्थ है ये भी एक सेफ्टी का डिवाइस है।
ये भी बचाव का काम करती है। कैसे? जो घटनावश आई धारा को, अगर कोई घटना हो गया, बहुत ज्यादा धारा आने से आग लग सकता था, लेकिन कोई घटना अगर होती तो घटना होने से पहले जो बहुत करंट अगर आ गया होता है तो उसको भूयोजित कर देती है, सबको जमीन के अंदर भेज देती है। और हाई करंट को भी जमीन में जाते ही जैसे हाई करंट जमीन के अंदर में जाएगा, बस फ्यूज जो है जल जाएगा, नष्ट होगा। फ्यूज जैसे नष्ट हुआ कि सर्किट टूटा और घटना होने से, आग लगने से बच जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, लाइनों की धारा का अचानक बढ़ने की घटना को, लाइन की धारा, करंट अगर एकाएक जो बढ़ जाती है जिससे घटना हो जाता है, तो करंट के अचानक बढ़ने को लाइन का अतिभारण मतलब के ओवरलोडिंग कहते हैं। अब देखिए, यदि मेन आपूर्ति लाइन से जुड़े गर्म तथा ठंडे तार, मेन आपूर्ति लाइन है जहां से लाइन आ रहा है, तो मेन से जुड़ा हुआ गर्म तार या ठंडा तार अगर कभी कभी धोखा में सट जाता है किसी कारण से, तो इससे भी सटने से क्या होगा कि पूरे के पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। और जैसे जीरो होगा रेसिस्टेंस, तो करंट तो बहुत तेज हो गया, फिर वही बात हो गया कि करंट ज्यादा आ गया, और फिर उससे जलना, आग लगना, नुकसान हो सकता है। तो ऐसा होने को हम शॉर्ट सर्किट, सटने से शॉर्ट सर्किट होना कहते हैं। होता है ना, आग लग गया, कैसे तक था लोग, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया। अगला देखिए, 1 एम्पियर, देखिए घर में जो हम यूज करते हैं दो लाइन, एक पावर लाइन 15 एम्पियर की और एक डोमेस्टिक लाइन 5 एम्पियर का, लेकिन 1 एम्पियर या उससे भी नीचे का फ्यूज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगाने में हम करते हैं, वही रेडियो में, टेलीविजन में, जो जहां जहां लगता है वहां लगाते हैं, टेप में से लगाते हैं। विद्युत से हमें बहुत फायदा तो होता है, हर तरह का फायदा, माइक से लेकर के, लाइट से लेकर के, टेलीविजन चलाने से लेकर के, हीटर से लेकर के, खाना बनाना, हर कुछ में वो फायदा देता है, एसी चलाने सब कुछ में फायदा तो देता है। लेकिन अगर इससे नुकसान हो जाए तो इसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमको खराब स्विच को या पुराने तार को, चिंगारी ना निकले, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, सब के लिए हमको बदलते रहना चाहिए, नहीं तो हादसा होने का खतरा बना रहेगा। अब देखिए, वितरण व्यवस्था यहां दिखलाए हैं कि किस तरह से लाइट आती है और बढ़ती है। देखिए, ये गर्म तार है, वहां से बोर्ड में आता है, फ्यूज लगा आता है, मीटर होते हुए, देखिए ये बोर्ड है, वितरक बोर्ड, यहाँ A B C जहां जहां हम भेजे हैं, और देखिए ये स्विच है जहां जहां भेजे हैं, और अर्थ, नीचे अर्थ होता है। तो देखिए यही है स्विच है ना, स्विच दबाते हैं तो ये इसमें सट जाएगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, करंट चलने लगेगा। अब फिर जब उल्टा दबा देंगे या छोड़ देंगे तो फिर ये हट जाएगा, ऊपर कर दिए तो नीचे से है ना हट गया, नीचे दबा दिए या तो ऐसे दबाते हैं कि हट जाएगा, फिर नीचे ऐसे दबाते हैं खटखट को ना, ऐसे दबाते हैं, ऐसे नीचे दबाएंगे तो फिर सट जाएगा, फिर सर्किट पूरा होगा, फिर करंट चलने लगेगा। तो स्विच इसी तरह से काम करता है बोर्ड में। अब देखिए, कमरा के अंदर में जो वायरिंग होता है वो देखिए इसमें दीवार पर इस तरह से रहता है, वितरण बोर्ड से ये इसको फिर दिया। आज देखिए ये स्विच सब कैसे है, इसको एल एन सब लिख दिए हैं, कैसे कनेक्ट रहता है, कैसे दूसरी तरफ जाता है, कैसे बल्ब को, पंखा को, ट्यूब को जाता है। तो देखिए सब रहता है ना, सबका अलग अलग, सबको स्विच ऑन करेंगे तो सब सटेगा, सब में जाएगा। और इस तरह का इसका बनावट कमरे के अंदर में वायरिंग का होता है। यह है पावर लाइन स्कीम, जो पावर लाइन हम 15 एम्पियर या ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला जो करेंगे उसका किस तरह से स्कीम रहता है। देखिए, दूसरे रूम को इधर गया इस तरह से, उसी तरह से इस तरह से सब तरफ बना दिए। जो है तीन, देखिए तीन वाला, ये है 3 पिन वाला जो सर्किट होता है। आयरन सब में देखिएगा जो ज्यादा खींचता है करंट 15 एम्पियर वाला सब में देखिएगा 3 ठो है वैसे, और सब में देखिएगा 2 ठो है वैसे, पता है ना, तो ये 3 वाला। और वितरण बोर्ड से इधर करंट लिया, केबल में तो बोले तीनों तार का होता है केबल, 1 2 3 तार, इस तरह से करके ये घर का वायरिंग डोमेस्टिक में और पावर लाइन में
इस तरह से रहता है। इसका फिगर है, देखिएगा किस तरह से होकर के है। इसको अगर ठीक से समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो घर की जो वायरिंग होती है, छोटा मोटा वायरिंग, ये सब कर सकते हैं। इसको ठीक से सीखने पर, प्रैक्टिकल करने पर बहुत बड़ा बड़ा वायरिंग, इसका लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब भी बनता है। तो सबका पढ़ाई का तो कोई अंत है नहीं, तो अपना लोग सीखता है, पढ़ता है। यहाँ तक इसको शॉर्ट में समझने के लिए कैसे हम जानेंगे, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी हो जाए तो देखिए सप्लाई लाइन, जहाँ से सप्लाई हो रहा है, जहाँ से पोल से, जहाँ से करंट हमको मिल रहा है, जहाँ से धारा मिल रही है, तो वहां से गर्म और ठंडा तार, लाल और काला तार खींच करके लाते हैं। और लाने के बाद उसको घर में जहां पर मेन बोर्ड दीवार में ठोका हुआ है, वहां तक लाके उस तार को मिला देते हैं। इतना तो काम आता है, इतना तो कर लेंगे। उसके आगे देखिए, गर्म तार बोर्ड पर बने फ्यूज के एक छोर से जुड़ा रहता है। तो उसमें जो गर्म वाला तार होता है, लाल वाला, वो बोर्ड पर जो फ्यूज लगाए हुए हैं, उसी के एक छोर से गर्म तार को हम जोड़ देंगे। ठीक है, फ्यूज का सेकंड छोर, अब देखिए, अब जो फ्यूज का दूसरा वाला छोर है उसको, और ठंडा तार जो है काला वाला, ये दोनों को जाकर के हम मीटर में जोड़ देते हैं। ठीक है, मीटर से गर्म तथा ठंडा तार वितरण बोर्ड में जाते हैं। अब मीटर से निकलने के बाद गर्म और ठंडा तार वितरण बोर्ड, जो बोर्ड जहां से पूरा में फैलाएगा, वहां पर हम ले जाते हैं। यहां गर्म तार मेन स्विच के एक छोर से जुड़ा रहता है। तो यहां गर्म तार जो है वो मेन स्विच के एक छोर से जुड़ा रहेगा, गर्म तार। और दूसरा छोर जो है वो मेटल का एक बेस बार, धातु का एक प्लेट से, रॉड से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस छोर से अनेक फ्यूज, बहुत सारा फ्यूज सब निकल करके से होकर उससे कई गर्म तार, बहुत सारा गर्म तार निकला हुआ रहता है, जिसको अलग अलग सर्किट में करंट के लिए हम भेजते हैं। उसके बाद दूसरे छोर से कई ठंडे तार जुड़े रहते हैं। तो दूसरे छोर से फिर कई सारे ठंडे तार जुड़ा हुआ रहता है, जो अलग अलग सर्किट के ठंडे तार से जोड़े जाते हैं। जो अलग अलग सर्किट के फिर ठंडे तार से सबको हम जोड़ देंगे। एक ई जो अर्थ होता है वो अलग से जुड़ा हुआ रहता है, तो अलग रहता है सबसे। एक कनेक्टर बोर्ड से अनेक गर्म और एक ठंडा तार निकाला जाता है। फिर एक कनेक्टर बोर्ड से बहुत सारा गर्म और एक ठंडा तार हम निकालते हैं, और प्रत्येक गर्म तार में हम स्विच बांध देते हैं। जो स्विच फिर नीचे जहां तक ऊंचाई हो वहां पर बोर्ड में लगा देते हैं। स्विच ऑन होगा जब सर्किट फिर इसे सट जाएगा, ऑफ होगा वहां सर्किट टूट जाएगा। इस तरह से करके कोई भी चीज हम जला सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। पावर वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के दूसरी जोड़ी के टर्मिनल से जोड़ी जाती है। अब पावर वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है, पावर वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसमें 15 वोल्ट या उससे ज्यादा का, 15 एम्पियर या उससे ज्यादा का जो यूज करते हैं, तो पावर वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है बोर्ड के दूसरी जोड़ी के टर्मिनल से जाकर के हम उसको जोड़ देते हैं। इस तरह से करके हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 10th तक का चैप्टर था खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कुछ न्यूमेरिकल है, अंकित प्रश्न, उसको देख लेते हैं। और इसको समझने बनाने के लिए हर टाइप का एक बता देते हैं, और किताब से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से मैथमेटिकल चीज है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, बहुत आसान होता है। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पावर सब स्टेशन से 1,00,000 वोल्ट पर 20,000 किलोवाट का करंट 8 ओम के लाइन पर भेजा जाता है। तो पावर लॉस कितना होगा और लाइन पर पोटेंशियल डिफरेंस का कितना लॉस होगा, यह निकालना है। तो देखिए, लाइन से जो हमको करंट आई मिलेगा, कितना मिलेगा, तो आई बराबर देखिए 20 किलोवाट है, 20,000 किलोवाट, 20,000 किलोवाट, तो 20,000 किलो है, इसलिए 10 का पावर 3 लिख दिया। अब बाई 1,00,000 है, तो ये 1,00,000
है ना, आई बराबर V बाई आर, आई बराबर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं लगेगा इसमें। तो देखिए इसमें इसको काटेंगे तो 200 एम्पियर आई बराबर आ गया। तो इससे आई निकाल लीजिए। अब हमको इसमें काम आएगा पावर लॉस में, तो पावर लॉस आई स्क्वायर आर ना, पावर लॉस बराबर आई स्क्वायर आर। तो आई निकला है 200, तो 200 स्क्वायर इंटू आर, आर दिया हुआ है 8, तो इसको ऐसे लिख देंगे 200 का स्क्वायर इंटू 8 बाई, और यहां भी इसको हम बदल देंगे किलोवाट में, तो 10 का पावर 3 से 1000 से भाग देंगे तो ये आ गया 320 किलोवाट। तो ये पावर लॉस हमारा निकल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस लॉस, तो 8 आर इंटू आई, आर है 8, आई है 200, मतलब के 1600 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लॉस आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक 50 वाट लैंप को 100 वोल्ट पर जलाते हैं, सोर्स से कितना हमको मिल रहा है वोल्ट, तो 220 वोल्ट मिल रहा है। तो लैंप जलाने के लिए सीरीज में जुड़ा हुआ कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए सो बताइए, इसमें कितना पावर रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाएगा सो भी बताइए। तो देखिए करंट आई बराबर V बाई आर पता है, तो यहां देखिए ये 50 बाई V, तो हाफ एम्पियर हो गया है। आई निकल गया करंट, आर निकालिए तो आई आर बराबर होता है V बाई आर, तो V बाई आई निकला है यही 1/2, तो हो गया 200 ओम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को लैंप के सीरीज में जोड़ने पर, यही जोड़ने पर 220 वोल्ट के सोर्स से लैंप में यही 1/2 एम्पियर इतना करंट जाना चाहिए। तो इसीलिए 1/2 बराबर है ना, 1/2 है आई, तो आई बराबर V बाई आर, तो 1/2 बराबर V बाई आर, तो आर माने हुए थे प्लस ये 200, ये आर निकला, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, होता है ना बट्टा में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहां से हम निकालेंगे, निकलता चलेगा 1/2 आर प्लस 100 बराबर 220, तो यहां से आर निकल जाएगा 240 ओम, यही लैंप के सीरीज में जुड़ेगा। अब इसके द्वारा देखिए P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो P बराबर आई यही है 1/2 निकला है, स्क्वायर आर, आर निकला है 240, तो ये हो जाएगा 60 वाट का करंट हमको लॉस होगा। अब देखिए यहां तीसरा क्वेश्चन, 200 वोल्ट पर बल्ब 10 घंटा में 1 यूनिट एनर्जी लेता है, तो उसका पावर या रेजिस्टेंस क्या होगा सो निकालना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है, फॉर्मूला में बीच में बताए थे 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 10 घंटा में कितना होगा, तो 10 घंटा इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड बराबर 3.6 × 10⁴। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ताकि 1 2 3 तो 0 है, एक पॉइंट दे देते तो 4 हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। मैथमेटिकल का बेसिक्स है। तो पावर, तो ये P बराबर निकालेंगे ही डाल देंगे 3.6 × 10⁻⁶ बाई 3.6 × 10⁴, तो सब कटिए जाएगा, 2 बचेगा, मतलब पावर निकला 100 वाट। P बराबर होता है VI, तो P बराबर V, I बराबर फिर होता है V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर। यहां से R निकालेंगे तो क्या निकलेगा V स्क्वायर बाई P, तो V कितना है 200 वोल्ट, स्क्वायर बाई P कितना निकला है ये 100, तो R बराबर 200 का स्क्वायर बाई 100, तो 200 का स्क्वायर 200 × 200 बाई 100, तो आ जाएगा ये 400 ओम रेजिस्टेंस। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, घर में 60 वाट का 10 ठो बल्ब जलता है, और 75 वाट का 4 पंखा चलता है, और रोज कितना देर चलता है, तो 6 घंटा रोज चलता है दोनों बस, और 1 रुपया पर यूनिट सरकार खर्च लेती है उसको चलाने का। तो 1 महीना में कितना का बिल आएगा सो बताना है। तो इसमें देखिए 60 बल्ब चलता है पर घंटा,
तो कितना 60 वाट आवर एनर्जी ये लेगा। लेकिन 10 ठो बल्ब है ना, तो 60 नहीं के 600 वाट घंटा लेगा। लेकिन 30 दिन में, तो 30 दिन में तो कितना दिन होता है, 180 घंटा हुआ। का एक दिन में 6 घंटा, 30 दिन में 180 घंटा, 180 बाई 600 अब बाई 1000 इसको किलोवाट आवर में बदला है, तो टोटल हुआ है 108 किलोवाट आवर। इसी तरह पंखा के लिए भी, तो पंखा के लिए भी होगा कि 4 पंखा है तो 4 75 वाट, तो 75 इंटू 30 इंटू 60 180 बाई 1000 बदलने के लिए, तो 54 किलोवाट आवर। तो टोटल कितना हुआ बल्ब और पंखा का? बल्ब का निकला है 108 और पंखा का निकला है 54, मतलब 162 किलोवाट आवर निकला है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, तो 162 किलोवाट आवर बराबर होगा 162 यूनिट। चूंकि 1 यूनिट के लिए लगता है 1 रुपया, तो 162 यूनिट के लिए लगेगा 162 इंटू 1 रुपया बराबर 162 रुपये का बिजली का बिल आएगा। ठीक है, इस बात को पढ़िए, बनाइए, समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर।